हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 9 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चट्टान या सैल एवं मृदा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, चट्टानों का दाब एवं ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कायांतरण। चट्टानों का दाब एवं ताप के कारण कड़ा होना कायांतरण कहलाता है। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सैलों का निर्माण होता है। यह सैल दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होते हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघलता हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सैलों के कारण निचली सैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सैलों के पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्राचीनतम चट्टानों में क्रमशः आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा तथा विंध्य शामिल है। अगला प्रश्न है, आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है? पहला है बंगाल नाइस, दूसरा है नीलगिरी नाइस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस को सम्मिलित किया जाता है। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र में फैली हुई है। ये चट्टानें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड एवं राजस्थान के लगभग 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय नाइस एक प्रमुख आर्कियन चट्टान है। इसे बंगाल नाइस या गुंबद नाइस भी कहा जाता है। इसका वितरण मुख्यतः पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं कर्नाटक में पाया जाता है। चार्नोकाइट शिलाओं को नीलगिरी नाइस भी कहते हैं, जिसका रंग भूरा से गहरा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुरातन क्रिस्टली और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। पुरातन क्रिस्टली और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित चट्टानें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान में पाई जाती है, जबकि इस क्रम की चट्टानें उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती। आर्कियन देश की प्राचीनतम शिलाएं हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग में फैली हुई है। इसमें सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट एवं चारकोनाइट जैसी चट्टानों की प्रधानता है। आगे के प्रश्न मृदा के प्रकार से संबंधित है।
फोर्थ क्वेश्चन है, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा। काली मृदा को रेगड़, काली कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः दक्कन के लावा के अपक्षय से हुआ है। ये देश के लगभग 49.8 मीटर हेक्टेयर क्षेत्र पर फैली है, जिसमें मुख्यतः समूचा महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान के कुछ हिस्से सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, जो मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक या काली मिट्टी। जो मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, उसे काली मृदा कहते हैं। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगूर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप की विशिष्ट प्रकार की मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली कपास मिट्टी। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में तथा दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगूर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृमण्य, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं तथा सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वतः जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लोह, मैग्नीशिया तथा एल्यूमीनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले एवं स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभासों का होता है। अगला प्रश्न है, काली मृदा आमतौर पर डैश तत्व की कमी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस की। काली मृदा में आमतौर पर फास्फोरस की कमी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा महाराष्ट्र के अधिकतम भाग पर पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली मृदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मृदा में जल धारणा क्षमता अधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मृदा में। अगला प्रश्न है, काली मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? पहला है, इन मृदाओं में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा है, सूखने पर इनमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तीसरा है, इन मृदाओं की बनावट चिकनी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वोत्तम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काली मृदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी।
काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगुर तथा कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूना, लोह, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में रेगुर मृदा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अधिकतम पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। रेगुर मृदा को काली मृदा या उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय द्वारा हुआ है। काली मृदा का स्थान जलोढ़ तथा लाल मृदा के बाद तीसरे स्थान पर आता है। इसका विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र में, उसके बाद पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी तथा लोह, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में कपास, सोयाबीन, तिलहन तथा मोटे अनाजों की कृषि सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, चरनोजम किस प्रकार की मिट्टी का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काली। चरनोजम मिट्टी पेडुकल वर्ग की महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसका दूसरा नाम काली मिट्टी है। यह मिट्टी अर्ध मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें अधिक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिससे इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। यह मिट्टी यूक्रेन, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि के विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। यूक्रेन में चरनोजेम मिट्टी में बहुत अधिक गेहूं पैदा होता है, जिस कारण इसे रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। आगे के प्रश्न जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलछटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, तराई, दून और चोस में पाई जाती है। देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून कुछ प्रसिद्ध दून है। अगला प्रश्न है, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को रेह, भूर तथा भाट कहा जाता है। इस मिट्टी में चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लवड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण इनमें रेह के जमाव देखे जाते हैं, जिससे ऊसर क्षेत्र बन गए हैं। इन मिट्टियों में नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांगर। बांगर मृदा पुराना जलोढ़क होता है, जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। इस मृदा में कैल्शियमी संग्रथन अर्थात कंकड़ पिंड पाए जाते हैं, जबकि खादर मृदा बाढ़ के मैदान में होती है और हर वर्ष नए जलोढ़ का जमाव होता है। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है।
लेटेराइट मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लोह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप यह मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए यह मृदा अधिक उपयुक्त है। लेटेराइट मृदा सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा और असम की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पुराना जलोढ़क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांगर। अगला प्रश्न है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खादर। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर के बीच क्या अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खादर एक उपजाऊ मिट्टी है और बांगर पुरानी जलीय मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारत की जलोढ़ मिट्टी रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 43.4%। भारत की जलोढ़ मिट्टी रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 43.4% है। यह पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदी घाटियों में पाया जाता है। केरल के तट के सहारे इन्हें तटीय जलोढ़ और महानदी, गोदावरी मृदा तथा कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में इन्हें डेल्टाई जलोढ़ कहा जाता है। इनका निर्माण हिमालय और प्रायद्वीप से प्राप्त मलबा तथा अवसाद द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के ऊंची भूमि के डेल्टा क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चार्स। भारत के ऊंची भूमि के डेल्टा क्षेत्र को चार्स कहा जाता है, जबकि भारत के निचली भूमि के डेल्टा क्षेत्र को बिल्स कहा जाता है। डेल्टाई मैदान भी खेती की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। डेल्टाई मैदान के निचले भागों में पानी सदैव लगा रहता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत का गंगा डेल्टा जूट तथा चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करें। मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा को। मानचित्र में छायांकित क्षेत्र जलोढ़ मृदा के वितरण को प्रदर्शित करता है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान एवं नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.4% भाग को ढके हुए हैं। ये मृदाएं राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई गुजरात के मैदान तथा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं तथा नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाओं में सामान्यतः पोटाश की मात्रा अधिक तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खादर। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम दिया गया है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है, जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दुमती और मृडम्य हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। जलोढ़ मृदा मुख्यतः सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.4% भाग को ढके हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित और निक्षेपित किया है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।